क्योंकि मैं बहुत सारे चैनलों पर पढ़ाता हूँ, 3 चैनल पे पढ़ाता हूँ। एक पे तो मैं इंटर का फिजिक्स पढ़ाता हूँ और दूसरे चैनल पे हम लोग वहाँ पर यूपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्दी जल्दी एनसीईआरटी ख़त्म कर दे। मेरा कुछ एग्ज़ाम था, बहुत 4 महीने से मैं थोड़ा टेंशन में था, बहुत सारे एग्ज़ाम थे, तो इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे अतीत पार्ट 1 का क्लास 6 का आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और इसका पहला हेडिंग है आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घुमा करते थे, यह आपका प्रश्न है। तो इसमें जो फालतू चीज़ें हैं उसको मैं काट करके आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूँगा, जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करूँगा। तो आरंभिक मानव के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं आरंभिक मानव के बारे में? नहीं जानते। आरंभिक मानव के बारे में हम जानते हैं जो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले निवास करते थे इस हमारे महाद्वीप पर। तो 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रहते थे, 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रहते थे, हम उन्हें आखेटक के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले जो हमारे इस महाद्वीप पर रहते थे, हम उन्हें आखेटक के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिनको हम जानते हैं उन्हें आखेटक के नाम से तो जानते हैं, लेकिन उनका नाम आखेटक क्यों पड़ा, यह सबसे बड़ा विषय है। आखिर हम जिनको 20 लाख पहले रहते थे उन्हें हम आखेटक कहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि आखिर में उनको आखेटक कहा क्यों जाता है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भोजन इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर ही आरंभिक मानव को आखेटक कहा जाता था। अब उसके बाद यहाँ तो हमने जान गया कि आरंभिक मानव को हम क्या कहते थे? आखेटक कहते थे। और आखेटक क्यों कहते थे? भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर, अर्थात वह आदमी अब भोजन का इंतज़ाम करने लगा है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो वह घर बनाते हैं और घर बना करके भोजन का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन अगर जब घर बना करके कोई इंसान भोजन का इंतज़ाम करके और अस्थायी निवास करने लगता है तो वह नवपाषाण काल में आ जाता है। अर्थात नवपाषाण काल में ही मानव जो होता था वह अस्थायी जीवन का, नवपाषाण काल जो है अस्थायी जीवन का उदाहरण है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 20 लाख वर्ष पहले जो आरंभिक मानव रहते थे उन्हें हम आखेटक के नाम से जानते हैं। और आखेटक क्यों कहा जाता था? भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर। आखिर वे इधर उधर क्यों घुमा करते थे? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला नंबर कि भोजन, दूसरा नंबर पानी, और तीसरा नंबर भोजन, पानी, उसके बाद पर्यावरण। मतलब कहने का मतलब है मौसम भी लिख सकते हैं, मौसम। तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला नंबर हो सकता है कि जहाँ वह रहते हों बहुत ठंडी होती हो, बहुत ज़्यादा ठंड होती हो तो गर्म के इलाके में चले जाते हों। और उसके बाद भोजन की यदि हम बात करें तो भोजन, वह जहाँ पर रहते थे, वह जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में जो सारे फल फूल होते थे, जड़ होते थे, पत्तियां होती थी, उनको खा करके वह ख़त्म कर देते थे। उसके बाद ख़त्म हो जाता था तो जाहिर सी बात है आप ही के पास जब खाने का कोई सोर्स नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। जैसे आप कमाने जाते हैं, यहाँ पर नहीं पैसा मिल रहा है ज़्यादा, हमारा नहीं खर्चा चल रहा है तो दूसरी जगह चले गए। तो सबसे पहले तो भोजन, जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ के फल फूल पत्तियाँ जड़ खा करके ख़त्म कर देते थे। और उसके बाद जो जानवर होते थे कुछ को पालतू बना लेते थे, कुछ को शिकार कर लेते थे, और शिकार करते थे तो सारे जानवर ख़त्म हो जाते थे और उसके बाद दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा पानी की मतलब पानी की समस्या। हो सकता है वह जहाँ पर रहते थे, अब हर जगह तो नदियाँ, हम मानते हैं नदियाँ नहीं सूखती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो समय पर मतलब समय के बाद क्या होती हैं, सूख जाती हैं। तो वहाँ पर पानी न मिलता हो तो पानी की तलाश में दूसरी जगह चल जाते हैं। और मौसम का भी समस्या हो सकता है, और भी समस्याएं होती हैं। और भी शिकार, जैसे कि आप हिरण का शिकार करने गए
शिकार की भी समस्या हो सकती है। पहले क्या होता था कि लोग हिरण का शिकार करने के चक्कर में उसके पीछे पीछे दूसरे जगह चले जाते थे। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। वह लोग क्या होते थे, घुमंतु होते थे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब इसके बाद एक प्रश्न है कि प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई। तो प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई, इसके बहुत सारे, यह आपकी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण था वह पानी की प्रचुरता, मतलब पानी यहाँ पर मतलब सिंचाई के लिए ताज़े पानी की प्रचुरता थी। सिंचाई के लिए जब आप नदी के किनारे रहेंगे तो सिंचाई के लिए आपको ताज़ा पानी मिल जाएगा। और उसके बाद समतल उपजाऊ भूमि, समतल उपजाऊ भूमि कहने का मतलब समतल उपजाऊ भूमि जो होती है, वहाँ पर नदियों के किनारे जो भूमि होती है, नदियाँ जो काट करके लाती हैं बहुत सारे अवशेषों को, तो वहाँ पर जो फसलें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। और तीसरा जो कारण था यातायात का अच्छा साधन, यातायात का अच्छा साधन। तो यातायात करना भी बहुत इजी था। नदियों के किनारे लोग रहते थे, नाव से अपना यातायात कर लेते थे। लेकिन उस समय के बारे में, नाव के बारे में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि जिससे मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे देखा गया तो पहले लोग यातायात कैसे करते थे, नाव से ही करते थे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो अच्छा सोर्स रहा होगा जिससे कि लोग अपना यातायात बहुत आसानी से कर लेते थे। तो ये भी कारण हो सकता था कि नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। तो इसमें कारण सबसे पहला कि सिंचाई के लिए ताज़े पानी की प्रचुरता, दूसरा समतल उपजाऊ भूमि और तीसरा यातायात का अच्छा साधन। तो यही सब कारण थे कि प्राचीन सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे विकसित हुई। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है, यहाँ पर देखिए मैं हेडिंग लिख रहा हूँ। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर दूसरा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। यह आपके एनसीईआरटी में पहला हेडिंग आपका ये था जो मैंने आपको बताया, आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। तो इसको मैं आपको पहले लेक्चर में, आपको पहले अध्याय में बताया था, इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। तो इससे आपको जानकारियाँ मिलती हैं। आखिर में वह क्या है, इतिहास है। और इतिहास जानने के स्रोत अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपि और मूर्तियाँ, चित्रकला, स्मारक, भवन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें औजार जो भी हैं, कहने का मतलब सारी चीज़ें हैं जो उसमें हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो यूपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इनको हम आगे बहुत बारीकी से पढ़ेंगे कि इतिहास जानने के स्रोत में क्या क्या हैं, तो इनके बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां कैसे मिलती हैं। तो जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद क्या करते हैं, जो पहले जो आरंभिक मानव थे जो औजार इस्तेमाल करते थे, पत्थर के औजार, हड्डियों के, और उसके बाद खिलौने उलौने जो भी चीज़ें हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी पर खुदाई के समय पृथ्वी के ऊपर, नीचे या फिर समुद्र में ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं, जिससे पता लगता है कि जो आरंभिक मानव थे इसका इस्तेमाल झोपड़ी बनाने में, जानवरों का शिकार करने में करते थे। उसी आधार पर हमको क्या करती हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं औजारों से। और उसके बाद पांडुलिपि से भी मिलती हैं, अभिलेखों से मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें क्या होता है, इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। और इतिहास हमारा आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो बहुत सारे इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नाम और तिथियों के बारे में, नाम और तिथियों के बारे में। तो पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल के बहुत बड़े बड़े नाम रखे हैं। पहला तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब होता है
पाषाण, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसका मतलब होता है कि प्राचीन पत्थर। पूरा पाषाण काल जो है पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में बताता है। और पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक का काल माना जाता है। 20 लाख से लेकर के 12,000 वर्ष पहले तक का काल माना जाता है। इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल की अवधि आप जान ही गए कि कितना है। पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक का है। और इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आरंभिक, मध्य और उत्तर काल। मतलब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर। और पूरा पाषाण काल मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं इसी काल की हैं। मानव इतिहास की 90% घटनाएं जो हैं पूरा पाषाण काल की ही मानी जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन यह बन सकता है कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, और आपका ऑप्शन भी दे सकता है। या फिर कह सकते हैं इसके पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। और इस पूरा पाषाण काल में एक पर्यावरणीय बदलाव हुआ, जिसे मेसोलिथ कहा जाता है। यह जो मेसोलिथ है वह मेसोलिथ पर्यावरणीय बदलाव जो है वह मेसोलिथ अर्थात मध्य पाषाण काल की घटना है। पर्यावरणीय बदलाव कब माना जाता है अर्थात मेसोलिथ किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मेसोलिथ किससे संबंधित है? मध्यकाल से संबंधित है, अर्थात मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो इस मतलब यहाँ नाम और तिथियों में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी। एक बात मैं और बता दूं, मध्य पाषाण काल की जो औजार मध्य पाषाण काल के जो औजार थे बहुत छोटे थे। क्या थे? बहुत छोटे। क्या थे? छोटे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ कहते हैं। अर्थात यह भी आपका क्वेश्चन बन गया कि माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल के औजारों से। या फिर अगर औजार नहीं देता है तो पूछ सकता है कि माइक्रोलिथ किससे संबंधित है। अगर नहीं ये पूछेगा तो पूछेगा कि और इसे जो माइक्रोलिथ कहते हैं इसे लघु पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल। क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल। ये भी आपका ऑप्शन दे देता है। माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? लघु पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल की जो अवधि है, इसकी जो अवधि है वह 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक का माना जाता है। मध्य पाषाण काल की अवधि कब से है? 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएं कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य, उत्तर। उसके बाद पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है? प्राचीन पत्थर। अर्थात पूरा पाषाण काल प्राचीन पत्थरों के औजारों को महत्व के बारे में बताता है। और इसी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। और इसी पूरा पाषाण काल में एक पर्यावरणीय बदलाव होता है जिसे मेसोलिथ कहते हैं। और इस मेसोलिथ को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल जो पर्यावरणीय बदलाव हुआ जिसे मेसोलिथ कहते हैं वह काल कब का था? मध्य पाषाण काल। और इस काल के औजार जो थे बहुत छोटे छोटे थे जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, अर्थात लघु पाषाण काल।